बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो इमिग्रेशन का ये वाला व्लॉग है, ये मैं थोड़ा सा हट के करूँगा और उसमें मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं शामिल करना चाहता हूँ। और इसको जो इस वक्त अमेरिका में, यूएसए में जो ट्रंप साहब की नई गवर्नमेंट आई है और उन्होंने जिस तरीके से 6 बिग इमिग्रेशन चेंजेस के हवाले से उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स की हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो यूके इमिग्रेशन के ऊपर पड़ सकता है, या उसका इम्पैक्ट जो है वो यूरोप के बाकी कंट्रीज़ पे पड़ेगा, उस पर मैं बात करूंगा। और इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एंड द रीज़न फॉर दिस ओपिनियन इज, चूँकि अगर बीइंग इमिग्रेशन लॉयर या ह्यूमन राइट्स लॉयर के हवाले से मैं चूँकि बहुत से कंट्रीज़ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को भी देखता रहता हूँ, और उसका कई मरतबा हमने देखा है ऐसे कि उसका इम्पैक्ट जो है किसी ना किसी कंट्री की इमिग्रेशन का जो है वो यूके के हवाले से होता है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, जैसे यूके ने ये जो डिफरेंट किस्म की जो टाइज थे वो उसको इंट्रोड्यूस किया। ये स्टूडेंट वीज़ाज आए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, टीयर 1, 2, 3, 4, 5 जो आए। ये टेक्निकली तौर पे ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस वक्त अपना इमिग्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया या उन्होंने चेंजेस की, जिसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम एक्चुअली कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो था इसका आगाज़ किया। फिर अगर हम न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन को देखें तो जिस वक्त उन्होंने अपनी बहुत सी चेंजेस की, पॉलिसीज़ की, तो उसका बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी जो था इम्पैक्ट आया। अच्छा, उसके बाद अगर हम असाइलम लॉज की बात करते हैं, अगर हम यूके के असाइलम की लॉ की बात करते हैं, तो जैसे ये जो 1951 का जो जिनेवा कन्वेंशन है, जो कि मदर ऑफ असाइलम लॉज जिसको कहा जाता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है यूके या यूरोप या बाकी कंट्रीज जो है वो अपना असाइलम को डील करते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉज को डील करते हैं। सो इसका टेक्निकली तौर पे एक कंट्री का मुख्तलिफ हवाले से जो है वो जो आप कह लीजिए एग्रीमेंट्स कह लें या बाकी चीज़ें जो है, जो डेफिनेटली उसका जो है वो असर पड़ता है। सो मैं ये समझता हूँ आज 5th ऑफ फैब है। सो ये जो 6 बिग इमिग्रेशन चेंजेस अंडर ट्रंप गवर्नमेंट जो है एंड देयर इम्पैक्ट सो फार जो है वो क्या होगा, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में जो है इसका किसी न किसी तरीके से जो है वो इसका बाकी कंट्रीज़ पे भी डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा, और उसका यूके शायद उस हवाले से ये भी अपने लॉज में या इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस लेके आएंगे। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि यूके जो है वो उनको फॉलो करता है, या क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, हर कंट्री की अपनी रेगुलेशंस होती हैं, हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है किसी ना किसी कंट्री का इम्पैक्ट जो है वो भी होता है। सो उसमें अगर इसके अगर हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो मैं ये समझता हूँ कि शायद बड़ा एक सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है इसका, वो ये है कि मिस्टर ट्रंप हैज़ प्रॉमिस्ड मैस डिपोर्टेशन एंड अरेस्ट जो है। इट मीन्स ऑब्वियसली अभी सो फार उन्होंने बहुत सी चीज़ें स्टार्टिंग में अभी तक अनक्लियर हैं, लेकिन चीज़ें डे बाय डे जो है वो क्लियर होती जा रही हैं। अब इसको मैस डिपोर्टेशन की अगर हम बात करें कि मैस किस्म का जो है, ये बड़ा हाई लेवल किस्म का जो है अमेरिका ने अनाउंसमेंट्स की हैं कि हम डिपोर्ट करेंगे लोगों को और अरेस्ट करेंगे 2 टाइप के लोगों को। जो था जो एक तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे रहते हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो कहते हैं जी हमारी लैंड पर करेंगे, तो हम उनको जो है वो इस कंट्री से रिमूव करेंगे। सो क्या अब उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया उनसे कि जी के क्या जो लोग अमेरिकन हैं जिनके पास यूएस की सिटीजनशिप है, तो क्या उनको भी आप रिमूव करेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम रिमूव करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या इसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है? सो इसमें ये एक बड़ा ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज की हम बात करते हैं, तो ये बड़ा एक कंट्राडिक्शन भी है, और ये बड़ी
मैं समझता हूँ कि शायद डिस्क्रिमिनेटेड वाला काम हो, जो कि ऑल्दो कभी यूके ने ऐसा नहीं किया। यूके ने हमेशा अपने लॉज की पासदारी की है। यूके ने हमेशा इस तरह की जो चीज़ों को अवॉइड किया है, रेसिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को, ये ट्रांसजेंडर इश्यूज़ को या बाकियों पे जो है, यूके ने कभी किसी को ना प्रायोरिटी दी है, ना किसी को सुपीरियर रखा है, ना ही किसी को सबॉर्डिनेट करने की कोशिश की है। दे ऑलवेज जो है प्लेड इक्वली, जिसको कहेंगे वो किया है। डजेंट मैटर कि कोई जो है कौन से कंट्री का है, किसी की क्या जेंडर है, किसी की क्या नेशनैलिटी है, यूके ऑलवेज प्लेड, मैं समझता हूँ, इक्वल राइट्स जो है हमेशा सभी को दिए हैं। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं तो जो जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या एक शख्स के पास जो है यूएस का पासपोर्ट अगर है तो वो ओबियसली फॉरेनर है, किसी भी कंट्री का अगर आया हुआ है, लेकिन उसके पास भी वही अमेरिकन पासपोर्ट है जो फॉरेनर के पासपोर्ट है, दोनों के पास इक्वल पासपोर्ट है, तो क्या अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी कि कहा गया कि हम उसको भी इस कंट्री से डिपोर्ट करेंगे, उसको जिस कंट्री से वो आया हुआ है वहाँ पे भेजा जाएगा उसको। अब टेक्निकली तौर पे अगर हम इसको इस पॉइंट से देखते हैं कि एक असाइलम सीकर है, या एक इलीगल शख्स है, या एक फेल्ड असाइलम सीकर है, या एक बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ कंट्री में जो एक शख्स है और वो क्राइम में इन्वॉल्व है, जो किसी भी तरह के अगर क्राइम में इन्वॉल्व है, सो ये एक जस्टिफाइएबल बात है कि उसको कंट्री से अगर कोई कंट्री उसको रिमूव करना चाहता है, सो दे हैव अ लीगल राइट करना चाहिए। लेकिन क्या अगर उस शख्स को डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, उसको सिटीजनशिप या नेशनैलिटी लेने के बाद अगर वो इक्वल राइट्स हैं, तो अगर एक ओन अमेरिकन को या सिटीजनशिप वाले बंदे को, नेशनैलिटी वाले बंदे ने अगर क्राइम किया तो उसको अपने कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक पनिश किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट होती है, सजा दी जाती है। तो वाई नॉट जो फॉरेनर है, जो कि अब फॉरेनर नहीं है, चूँकि उसके पास भी वही पासपोर्ट है, तो शायद ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाए, शायद उसके ऊपर जो है अमेरिका में आवाज़ें जो हैं शायद उठें कि जी के जो है ये डिस्क्रिमिनेशन में ये चीज़ आएगी। लेकिन क्या यूके में जो है जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, फेल्ड असाइलम सीकर हैं, या कोई भी बंदा जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या इलीगल माइग्रेंट है, या जिसके पास इस तरह का अभी रहने का सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है। अब सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वो होता है जो जैसे किसी के पास सिटीजनशिप है या ब्रिटिश पासपोर्ट है, सो वो ही और शी इज़ अ विदाउट सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल, उनके पास वो कभी भी यूके में आ जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास जो है स्टूडेंट वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, या स्पाउस वीज़ा है, तो टेक्निकली तौर पे वो उसको कहा जाता है कि इनका जो वीज़ा है वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है। सो इस वजह से क्या सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वाले लोग जब क्राइम में इन्वॉल्व होंगे तो क्या इस तरह की सिचुएशन यूके में आ सकती है कि उनको कंट्री से रिमूव किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि शायद इसकी तरफ जो है स्टेप्स लिए जा सकेंगे। अच्छा, अब सेकंड आते हैं कि क्या इस वक्त जो लोग किसी ना किसी वजह से इलीगल होके बैठे हुए हैं, या अपनी उनकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, या किसी भी तरह का उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया हुआ, तो बाय लॉ इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, या आप जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं, या आप जिस वक्त आप सेंटर में जाते हैं फॉर योर फिंगरप्रिंट्स, या अपनी खासकर रिपोर्टिंग जिसको कहेंगे, साइनिंग का अक्सर लोग जो है वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने साइना से लाया है, उन्होंने साइनों पे लगाते हैं, या आपको रिपोर्टिंग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो क्या अगर किसी का पेंडिंग केस नहीं है तो वो आपको वहाँ पे डिटेन कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, कोई सी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सो तब वो आपको डिटेन नहीं करते जब तक उस एप्लीकेशन को वो डिसाइड ना करें। लेकिन अगर किसी की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है तो उसके लिए दिक्कत आ सकती है। सो एक तो ये है कि कभी भी ओवरस्टेयर, इलीगल या सिस्टम से आउट नहीं रहना चाहिए, कि आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है सिस्टम में इन रहना चाहिए। आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोई ना कोई अपनी एप्लीकेशन को रखना चाहिए। अच्छा, अगर हम अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस वक्त इनका ये जो
जो बाइडन की गवर्नमेंट थी पिछली वाली, उसमें अगर कहा जाए तो उसमें विद 271,000 इमिग्रेंट्स जो थे डिपोर्टेड टू दी 192 कंट्री में जो था, 192 कंट्रीज़ में जो था 2024 में उनको डिपोर्ट किया गया था। सो इसलिए ये कहना कि जी कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो बड़ी आरामदेह होती हैं, बड़ी आसान होती हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फिगर है ये BBC ने भी इसको पब्लिश किया है, bbc.co.uk के ऊपर। आप अगर आप आर्टिकल ये पढ़ना चाहें तो वो पढ़िएगा और देखिएगा उसकी पूरी डिटेल। 271,000 लोगों को लास्ट ईयर डिपोर्ट किया गया 192 कंट्रियों में। और ये जो उनके प्लान में था, बाइडन गवर्नमेंट जो था उसमें था कि जी के 1.5 मिलियन जो थी उनका वो टारगेट था कि जी के हम इनको 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो कि जी उनको निकाला जाए। अच्छा, अगर हम बराक ओबामा साहब की अगर गवर्नमेंट का हिसाब लगाते हैं तो उसमें था फर्स्ट टर्म में था विच एडिड अप टू अ टोटल 2.9 मिलियन जो है वो डिपोर्टेशन के हवाले से जो था चीज़ें थी। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो थी वो उसको कैरी आउट जिसको कहते हैं या कैरी ऑन जिसको कहना होता है कि उसको कंटिन्यूसली जो है उस पर स्पीडी बहुत सी चीज़ों पे काम नहीं हुआ। लेकिन चूँकि ये जो मौजूदा जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एक तो वो बिजनेस माइंड टाइप के बंदे हैं, और सेकंड ये है कि वो बहुत सी चीज़ों को स्मूथ भी लेके चलना चाह रहे हैं। जैसे मैक्सिको के बॉर्डर की उन्होंने बात की कि इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो लीगल माइग्रेशन का उन्होंने पॉजिटिव कहा है कि जी कि लीगल माइग्रेशन जो है वो होनी चाहिए। मैं जो है आज का इस वीडियो क्लोज करने से पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस करूंगा। आज का व्लॉग एक्चुअली आई डोंट नो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देखते भी हैं, आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग भी होती है। या मैं तो अपने नॉलेज के लिए तो मैंने आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, या मैं ये देखता रहता हूँ, लॉ की स्टडी भी करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉलेज शेयरिंग जो होता है ये भी एक सदका जारिया होता है। और ये मैं हूँ या कोई भी शख्स हो, अगर आपके पास भी नॉलेज होता है तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है। बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स बनाए होते हैं, कोई भी है आपका, चाहे फूड का चैनल है या कोई भी है, या आपका एजुकेशन वाला है, वो भी एक नॉलेज ही होता है। आपकी ये ड्यूटी मैं समझता हूँ बनती है कि आपको नॉलेज को जो है वो शेयर करना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं जी कि अमेरिका के अंदर जो है एड्डा वड्डा अमेरिका जी, किसी को क्या पता चलता है। उनका वहाँ पे हर कंट्री को जो होता है लेबर चाहिए होती है। अमेरिका का सिस्टम इस हवाले से बड़ा ठीक है कि जब कोई उस कंट्री में दाखिल होता है, जेहन में रखिए सुपर पावर है वो, उसमें कई लोग कहते हैं जी वहाँ पे इलीगल लोग रह के छुप के रह लेते हैं, फलां जगह रह सकता है कोई ना कोई बंदा। यूके के बारे में भी यही समझते हैं लोग कि जी वो इन्ने सालों तो फलां बंदा इलीगल रह रहा है, वो छुप के रह रहे हैं तो कभी नहीं पकड़े गया फलां। ये सुपर पावर कंट्रीज हैं, इनको सब पता होता है। वो जो है ना कि जी ऊपर वाला देख रहा है। ये जो ऊपर वाले हैं ये ऊपर वाले कंट्री ही हैं, ये अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप के कई टॉप कंट्रीज हो, इनको सब पता होता है कौन शख्स लीगल है, कौन सा इलीगल है, कौन कैश इन हैंड पे काम कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। कई चीज़ों पे ये आंख बंद करके खामोशी से निकल जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने पकड़ना होता है ये बिल्कुल पकड़ लेते हैं। द रीज़न इज़ कि लेबर जो होती है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनका यही है, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी जगह से जब आप अमेरिका में पहुंचते हैं, लीगल तरीके से पहुंचे तो ज़ाहिर एयरपोर्ट के थ्रू चले गए। बाकी ये बॉर्डर जो कई लोग क्रॉस करते हैं, ये नियाग्रा फॉल के पास जो टोरंटो का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ से कई लोगों की क्रॉसिंग होती है, कई मैक्सिको के बॉर्डर से करते हैं, कई ये डिफरेंट बॉर्डर से जिस वक्त करके पहुँचते हैं वो आईडी चेक करते हैं, वो पकड़ते हैं। या वहाँ पे ये नहीं है कि ये अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में या न्यूज़ पे दिखाते हैं वो जी वो वहाँ पे लगी हुई हैं, वहाँ पे तारें लगी हुई हैं, वहाँ पे नीचे से लोग निकल रहे हैं वहाँ पे। मैं चूँकि प्रैक्टिकली मैंने वहाँ पे कनाडा से अमेरिका के बॉर्डर्स और बाकी जो है वो सारे मैंने फिजिकली वहाँ पे वॉक करके और सारा कुछ जो है वो देखे हुए हैं। वहाँ पे बड़ा आराम से उनकी सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे हाथ खड़ा कर देते हैं कि जी के हमने ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती को गोली शोली नहीं चलाते हैं। ये अक्सर मैं देखता हूँ ये कई जगह पे ना वो तारें के ऊपर से चढ़ रहे होते हैं, वो मैक्सिको के वो बॉर्डर की साइड होती है जो एक्चुअली जो है वो बहुत फार पड़ता है, वो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से ये दिखा रहे होते हैं। टेक्निकली तौर पे लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, कहते हैं जी हम सरेंडर करना चाह रहे हैं, हम असाइलम करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी आ जाइए जी, वो क्यों लगी होती है उनकी, वो करते हैं वेलकम है। वो कैंप बने हुए हैं वहाँ पे, घंटों लग जाते हैं, आप 5-5, 7-7, 8-8 घंटे लोगों को लग जाते हैं क्यू में लग के, और वहाँ तक वो चाय देते हैं, खाना देते हैं, वहाँ पे साइड पे फूड शूट पड़ा है, वो लोग खाते हैं, फिर वो अपनी आईडी चेक करवाते हैं।
وہ پورا آپ کا فنگر پرنٹس یہ وہ سارا کچھ ایوری تھنگ چیک کرنے کے بعد کہ جی یہ بندہ کہ یہ آئی ڈی ہے، کوئی نہ کوئی آئی ڈی وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کا وہ کوئی کارڈ ایک بنا کے، جیسے یو کے میں ARC کارڈ ہے، وہ اس طرح کا ایک کارڈ سا دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جی تسی اب آزاد ہو، آپ گھس جائیں اب آپ US میں، تھوڑا بہت ان کا خرچہ پانی لگا دیتے ہیں، باقی وہ لیبر کرتے ہیں۔ وہ جب کام کرتے ہیں وہاں پہ لیبر ہر شخص کنٹری کو چاہیے ہوتی ہے، سپر پاور کنٹری ہے، وہاں پہ اتنا بزنس ہے، باقی ایسی چیزیں ہیں، کام کی چونکہ پرمیشن ہوتی ہے اور لوگ وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اب اس میں کہنا کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے وہ کئی سال ویزا نہیں ملے، ڈاکومنٹس نہ ملے، وہ ہم اس کی بات نہیں میں کر رہے کہ جی، اور نہ ہی میں US کا کوئی اٹارنی ہوں کہ میں وہاں کی امیگریشن کی بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جی کہ وہاں پہ انہیں معلومات ہوتی ہیں کہ کون سے شخص کو جو ہے ہم نے وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے، یا کون سا شخص جو ہے وہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ سو سیم ایسے ہی UK کا بھی سسٹم یہی ہے، ان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے، بعض کا یہ اگنور کر دیتے ہیں، بعض کا اوائڈ کر دیتے ہیں۔ سو اب اس میں اگر ہم یہ اسائلم سیکر کے حوالے سے آخری بات کروں گا، اور اس میں جو ریفیوجی انڈر بائیڈن گورنمنٹ 2024 جو تھا، US ایکسیپٹڈ مور دین جو تھا 1 لاکھ کے قریب ریفیوجی سٹیٹس جو تھے وہ بھی لوگوں کو دیے گئے، اور اس میں یہ ہائیسٹ تھا سنس 1995 جو ہے 95 کے بعد کہتے ہیں سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر تھا۔ اور ابھی بھی جو ہے US کا کے حوالے سے یہی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں آگے کہ امیگریشن کو، مائگریشن کو، وہاں پہ سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا، اور جو اللیگل لوگ ہوں گے اور اللیگل لوگوں کو ریموو نہیں کریں گے، وہ صرف اور صرف جو کرائمز میں انوالو ہوں گے ان کو جو ہے وہاں سے کنٹری سے نکالا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاسپورٹ ہولڈر ہو یا کوئی بھی ہو۔ سو سیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر UK میں رہتے ہیں، سو 2-3 چیزوں سے اوائڈ کیجئے، جو آج کی اس ویڈیو کا میسج بھی ہے۔ نمبر 1، کرائم سے اوائڈ کیجئے، کرائم سے بچ کے رہیے، کسی بھی طرح کی غلط ایکٹیویٹیز میں شامل مت ہوئیے۔ آپ یہاں پہ رہنے آئے ہیں، کام کرنے آئے ہیں، محنت کرنے آئے ہیں، اپنی لائف کو سیٹل کرنے آئے ہیں، وہ کیجئے۔ باقی برا وقت جو ہے وہ آتے کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جتنی میکسیمم لیول کی کوشش ہے وہ کیجئے۔ نمبر 2، یہ جو ڈرگ یا اس طرح کی فضول چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کیجئے، جہاں پہ اس طرح کی آپ کی کمپنی ہے، دوست ہیں، کوئی نہ کوئی اور ہے، ان سے بچ کے رہیے، سائڈ پہ رہیے، دوستیاں چھوڑ دیجئے، ایسی جگہوں پہ رہنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، وہ ہر شخص جو ہے وہ برداشت یا اس کی چیزیں سملر نہیں ہوتی۔ اللیگل رہنا جو ہے وہ ایک کرائم ہے، اللیگل مت رہیے۔ اگر آپ کا ویزا نیئرلی ایکسپائر ہونے کو ہے، آپ لیگل ایڈوائس لے کے اپنا کوئی نہ کوئی لیگل وے جو ہے وہ نکالیے، کوئی لیگل راستہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ڈزنٹ میٹر، آپ کم از کم سسٹم میں ان رہیے، آپ اپنا جو آپ کا سچ ہے وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ کے آپ رہیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ ویزاز جو لوگ خرید رہے ہیں، یہ جو اسکلڈ ورکر ویزاز ہیں یا ہیلتھ کیئر یا کوئی سا بھی ویزاز ہیں، اس میں اپنا پیسہ ویسا مت ضائع کیجیے۔ لوگ ویزے خرید رہے ہیں اور اس کے بعد کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر روڈ پہ ہی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیچھے سے ویزے خرید کے آئے ہیں، یہاں پہنچ کے کمپنیاں بند، پھر روڈ پہ، یہاں پہ دوبارہ نیا ویزا خریدیں گے، پھر روڈ پہ۔ سو اس لیے جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو خود ہی عقل کرنا پڑے گی۔ اور مجھے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ ریلیٹڈ کویسچن جب ہوتے ہیں تو میں اس کے اوپر میں نے سیپریٹ ایک چارٹ بنایا ہوتا ہے، اس کو میں اگلی ویڈیو میں شامل کر لیتا ہوں۔ جب آپ کے سوالات ریلیونٹ نہیں ہوتے تو اس کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر اگر سملر سوالات آ جائیں تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے، نیکسٹ ولاگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے فار ناؤ، شکریہ۔